बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं गरिमा नरूला एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका हमारे अचीवर्स की सीरीज़ के अंदर, जहां पे हम बता रहे हैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक का नाम है, लेसन का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्लास, यहाँ पे हम लोगों को एक छोटी सी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि एक तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एक तो ये चैप्टर और एक मॉलिक्यूलर, है ना, ये दोनों चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा नंबर कैरी कर रहे हैं बायोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे बायोलॉजी में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर था, जो इससे पहले वाला चैप्टर था, मैंने उसमें आपको बताया था कि उस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रोबेबली वो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। सीबीएसई के अकॉर्डिंगली यहाँ पे केस स्टडी वगैरह भी आपको मिल सकती है, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना। ओके, अब जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप देख के जाते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैप्टर तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा एक बार के लिए, और आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक के अंदर क्या चीज़ें मेंशन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। स्टेट अ डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील। ओके, जीन क्या है और एलील क्या है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो ये टर्म है ना, ये टर्म एलील, ये किसने दी थी? ये मेंडल ने दी थी। ओके, और बाद में इसी चीज़ को आगे मॉडिफाइड किया गया था बेटसन ने, और इसको क्या बोला गया था? जीन बोला गया था। तो कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहली चीज़ कि a unit of inheritance which is passed down from parent to offspring through the gametes over successive generation is known as a gene। यानी कि कोई भी एक ऐसा करेक्टर जो एक पेरेंट से उसकी प्रोजेनी में, फिर उसकी प्रोजेनी में, फिर उसकी प्रोजेनी के अंदर, और ऐसे वो ट्रांसफर होता जा रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस चीज को हम लोग बोलते हैं जीन। ठीक है, एंड अगर हम लोग बात करें कि एलील, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जीन्स कंसिस्ट अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म फॉर अ करेक्टर दैट आर नोन एज अ एलील। चलिए, ये तो वो बात हुई जहाँ पे आपको एक आंसर देना है, एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज हो गई। लेकिन अगर मैं इसको समझाने के लिहाज से बोलूँ तो हम जो इसमें अपन एक्सप्लेन करेंगे, तो कैसे आपको समझाने के लिहाज से वो ये करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, मान लो कोई भी एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्रोमेटिन होगा। क्रोमेटिन एग्जैक्टली क्या है? ठीक है, क्रोमेटिन के अंदर डीएनए है प्लस यहाँ पे प्रोटीन्स हैं। ओके, क्रोमेटिन के अंदर क्या है? एक तो डीएनए है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है? प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और यही क्रोमेटिन आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर। क्लियर? क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो गए? क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर जो होती है ये ऐसे थ्रेड लाइक, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं काइंड ऑफ इस तरह की स्ट्रक्चर्स जो है वो किसकी है? वो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज जीन, ठीक है, तो आपसे ये बोला जाएगा कि भाई जीन क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए की सबसे छोटी सी वो यूनिट जो एक कैरेक्टर को कैरी कर रही है सक्सेसिव प्रोजेनी के अंदर, है ना। मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई एक बात बच्चों ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करते हैं ना डीएनए की, तो डीएनए ना बहुत बड़ा है, इतना बड़ा, बहुत सारा डीएनए है। ठीक है, अब इसका एक सबसे द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बात भूलनी कभी नहीं है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए which carry any information
ठीक है। अब जो डीएनए का सबसे छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर कोई सी भी एक इंफॉर्मेशन कैरी होगी, तो ऐसे पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। Got my point? ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए विच कैरी एनी इन्फॉर्मेशन नोन एज अ जीन। और अगर हम इसको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से अगर हम लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच पास डाउन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है प्रोजेनी, ठीक है। प्रोजेनी थ्रू द गैमीट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन इज नोन एज अ जीन। मतलब क्या हुआ, आईज का कलर, बालों का कलर, ठीक है, सम टाइप ऑफ बिहेवियर, ये सब चीज़ें कहाँ पे सेव हैं, ये जीन के ऊपर सेव हैं। तो जीन क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है डीएनए का जिसके अंदर कोई भी एक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। तो इनकी भी जो इंफॉर्मेशन सेव होगी वो कहाँ पे सेव होगी, जीन के ऊपर सेव होगी। क्लियर? तो जीन क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट है। फाइन। चलिए अब हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द एलील एंड व्हाट डू यू मीन बाय द क्रोमोसोम। सो अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो मैंने शायद अभी जब हम लोग रिप्रोडक्टिव चैप्टर पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, याद करना, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। मतलब इस चीज़ का मतलब क्या है कि अगर हम लोग बात करें कि जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये क्रोमोसोम्स हमेशा किस में रहते हैं, पेयर्स के अंदर। क्रोमोसोम्स किस में रहते हैं, पेयर्स के अंदर। यानी कि एक जैसे क्या है, दो हैं, यानी कि जो जीन इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो जीन इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा। तो एक जैसे कितने हुए, दो हुए। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एलील बोल रहे हैं। अब होपफुली आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एलील क्या है और जीन क्या है। तो मैंने आप लोगों को अभी जो एक बार बताया वो एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहली बात कि जीन क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए विच कैरी एनी इंफॉर्मेशन नोन एज अ जीन, ठीक है। और जीन जो है वो एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, क्रोमोसोम्स के अंदर है, ठीक है। और वो हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर, और वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में ये पेयर्स में होंगे। सो इसीलिए इसको हमने क्या बोला, इसीलिए इसको हमने बोला एलील। कोई दिक्कत? पक्का क्लियर हो गया कि जीन और एलील क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ना यूजुअली पूछे जाते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ओके, mention any two contrasting traits with respect to seeds in pea plant that were studied by Mendel, ठीक है। चलिए अब पहली बात तो ये आती है यहाँ पे, ये जो शब्द है ये अपन 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये शब्द 10th के अंदर भी आप लोग पढ़ चुके हैं, पता है आपको। एग्जैक्टली जो कंट्रास्टिंग, मतलब अगर कोई मटर का प्लांट है तो वो लंबा भी है और छोटा भी है ना। अगर कोई मटर का प्लांट है उसके सीड्स जो हैं वो येलो भी हैं और ग्रीन भी हैं। तो एकदम अपोजिट कैरेक्टर एक ही तरह की प्रोजेनी में, सॉरी एक ही तरह के प्लांट की स्पीशीज़ में अगर आपको देखने को मिल जाते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। याद रखना मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया, तो यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चंस भी बनते हैं कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि मेंडल चूज पी प्लांट बिकॉज क्योंकि उसका लाइफ साइकिल बहुत कम है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एक जनरेशन देख सकता है, प्लस बहुत सारे सीड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, प्लस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हमें जीन्स की स्टडी करनी है, हमें कोई करेक्टर्स की स्टडी करनी है, देन इट हैव अ कंट्रास्टिंग करेक्टर। कौन से करेक्टर्स हैं इसके पास में, कंट्रास्टिंग। सो ये कंट्रास्टिंग करेक्टर से हमें हेल्पफुल मिलता है कि एग्जैक्टली हमें हेल्प मिलती है यहाँ पे कि कैसे वो करेक्टर्स जो हैं वो आगे एक्सप्रेस हो रहे हैं, हमको जेनेटिक्स पढ़ने में हेल्प मिलती है। तो इसीलिए मेंडल ने किसको चूज किया था, पी प्लांट को चूज किया था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, केवल दो कैरेक्टर, तो दो कैरेक्टर में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मटर का प्लांट यानी कि पी का प्लांट टॉल हो सकता है एंड डार्क भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आप क्या बता सकते हैं कि सीड जो है यहाँ पे येलो भी हो सकता है एंड
ग्रीन भी हो सकता है। तो ये ये दो तरह के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे उसने मटर का प्लांट और इसलिए भी यूज़ किया क्योंकि इधर कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर वो होते हैं जो फर्स्ट प्रोजेनी में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दीज आर द डोमिनेटिंग, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो एक बार सम अप कर लिया अपन कि कौन कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, मटर का प्लांट, पी प्लांट, टॉल हो सकता है और डाफ भी हो सकता है। सीड का कलर कौन सा हो सकता है, येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा जो उसकी पॉड होती है वो कैसी हो सकती है, इन्फ्लेटेड हो सकती है और कॉन्ट्रैक्टेड भी हो सकती है। चौथी बात कि जो भी आपका पी प्लांट है उसका जो कलर है, उसमें जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं उनका कलर वॉलेट या फिर वाइट कुछ भी हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे बतानी है कि जो मटर हैं उनके जो सीड है उनकी शेप राउंड भी हो सकती है, राउंड शेप भी, एंड रिंकल शेप भी हो सकती है, और जो पोजीशन है फ्लावर की वो टर्मिनल भी हो सकती है और एक्सिल भी हो सकती है। तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इनफैक्ट ये पूछे जाते हैं कई बार, आरबीएससी बोर्ड में तो अभी भी पूछे गए हैं। तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। बच्चों यहीं पे एक बात और बता रही हूँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, दोनों ही क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये वाला पर्टिकुलरली टॉपिक और मेंडल के तीनों लॉ कौन कौन से, डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों लॉज भी आप ज़रूर से करके जाइएगा। हालांकि ये टॉपिक जो है ये आपका 10th क्लास का भी 10th क्लास में भी आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई थी, तो इस पर डिटेल में आपसे कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस जल्दी से पूछेगा नहीं, लेकिन क्रॉस कैसे करते हैं, ठीक है, जो एक पनेट क्रॉस होता है वो कैसे करते हैं, तो वो आप लोगों को इसके अंदर आना चाहिए। क्लियर? ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, थर्ड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, राइट द साइंटिफिक नेम of the fruit fly. Why did Morgan prefer to work with the fruit fly with his experiments? State 3 reasons. ठीक है, सबसे पहली बात समझना इस बात को, मेंडल ने वर्क किया, ठीक है, मेंडल ने वर्क किया, मेंडल ने अपना वर्क करके उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ के बाद में जेनेटिक्स की बाद में मतलब उनका जो एप्रिसिएशन है मेंडल के बारे में जो बताया गया वो बाद में बताया गया। 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन तीनों साइंटिस्ट ने बताया कि भाई हाँ मेंडल बहुत अच्छा काम करके गए हैं, लेकिन यहाँ पे मेंडल के जो भी उन्होंने बताया है उसके ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। अब उन्हीं एक्सेप्शंस पे बहुत लोग काम कर रहे थे जिसके अंदर मॉर्गन भी थे, ठीक है। अब मॉर्गन ने क्या किया, इस पे काम करना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने चूज किसको किया, उन्होंने चूज किया ड्रोसोफिला को। वो एनिमल पे काम करना चाह रहे थे और ड्रोसोफिला उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। क्यों लगी उनको ड्रोसोफिला अच्छी? रीज़न, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ड्रोसोफिला का साइंटिफिक नेम जो है दैट इज ऑल्सो ड्रोसोफिला है, ठीक है। फ्रूट फ्लाई का नाम फ्रूट फ्लाई का नाम जो है वो क्या है, ड्रोसोफिला है। दूसरी बात, इसका पूरा नाम हम बात कर सकते हैं कि ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर इसका पूरा नाम है। अच्छा, अब जो मॉर्गन है इन्होंने इसको प्रिफर किया बिकॉज फास्ट एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल। याद कीजिए जो मेंडल थे उन्होंने भी पी प्लांट को चूज़ किया था। क्यों किया था? क्योंकि पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो कैसा था, शॉर्ट था। तो इनका भी लाइफ साइकिल कैसा होता है, शॉर्ट होता है। तो हम बहुत सारी जनरेशन्स जो हैं वो देख सकते हैं, पहली बात। दूसरा, इट हैज़ ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सिर्फ 4 पेयर हैं क्रोमोसोम्स के। आसानी से आप स्टडी कर सकते हैं। भाई नेचुरल सी बात है, बहुत सारे पेयर्स होते तो हमको थोड़ी तकलीफ होती कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे इनकी स्टडी करेंगे, लेकिन सिर्फ 4 ही क्रोमोसोम्स हैं तो दैट विल बी वेरी इजी, ठीक है। बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को अच्छे से
समझना और उन्हें एक्सप्लेन करना, ठीक है। दूसरी बात, इट रिप्रोड्यूस क्विकली, ठीक है, रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी होता है। और इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि मेल एंड फीमेल दोनों को आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को यूज़ करने का ये रीज़न था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ड्रोसोफिला पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए लिंकेज वगैरह के, तो ये अभी हम आगे देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को हमने क्यों लिया। पहली बात क्या बताओगे इसके अंदर कि फास्ट एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल इसकी। दूसरी बात आप क्या बताओगे कि सिर्फ क्रोमोसोम्स के पेयर कितने हैं, 4, ठीक है। एंड लास्ट, इट रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली, ये बहुत जल्दी क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। सो दीज आर द आंसर्स जो आप इसके अंदर लिख सकते हैं एज इट इज। ओके, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लियोट्रॉपी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, समझना। अब बच्चे ना बड़े ही कंफ्यूज होते हैं कि मैम प्लियोट्रॉपी क्या है, कोडोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार अपन प्लियोट्रॉपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्लियोट्रॉपी एक तरह का फिनोमिना है, ठीक है। अ सिंगल जीन exhibit multiple phenotype expression, the genes pleiotropy called pleiotropic genes. Pleiotropism occur in mainly because of the mutation, for example phenylketonuria disorder। समझना, अगर मान लो कोई भी एक जीन है, आई रिपीट, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली क्या है कि एक सिंगल जीन है और उसके पास में क्या है, मल्टीपल फिनोटाइप्स हैं, ठीक है। सिंगल जीन है और मल्टीपल, नॉर्मली क्या होता है कि एक जीन होता है और एक कैरेक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अ सिंगल जीन, एक सिंगल जीन है और उसके पास में बहुत सारे फिनोटाइप के कैरेक्टर्स हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। क्लियर हो गई ये बात कि प्लियोट्रॉपी क्या होती है। और ऐसे जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन्स बोलते हैं। अब होता क्या है कि जैसे इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ गई, ठीक है। अब फिनाइलकीटोयूरिया, इसमें डिसऑर्डर होता है फिनाइलकीटोयूरिया का। इस डिसऑर्डर में क्या हो रहा है, ये डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से। अब बात यहाँ पे ये आती है, व्हाट डू यू मीन बाय द म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, अचानक से सडनली बहुत ज़्यादा डीएनए के अंदर चेंज हो, थोड़ा चेंज हो, क्रोमोसोम में चेंज हो, ठीक है, या डीएनए के स्पेसिफिक जगह पे चेंज हो, किसी बेस पेयर में चेंज हो, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बायो वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं म्यूटेशन का क्वेश्चन भी आप लोगों को ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, अ सिंगल जीन, ठीक है, जिसको हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोल रहे हैं। इस जीन के अंदर क्या हो रहा है, इस जीन के अंदर म्यूटेशन कॉज हो गई। इस जीन के अंदर जब यहाँ पे म्यूटेशन कॉज हो जाती है तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये एक एंजाइम, ठीक है, दिस जीन कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज। एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज, ठीक है। ये एंजाइम नहीं बन पाता तो इसकी एब्सेंस की वजह से टायरोसिन इकट्ठा हो जाता है फिनाइल एलानिन की जगह, ठीक है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि फिनाइल एलानिन बनना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे टायरोसिन बन जाता है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे टायरोसिन बनने की वजह से, आई रिपीट, टायरोसिन बनने की वजह से एग्जैक्टली अगर हम देखें तो यहाँ पे किसी भी पर्सन के स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन प्रॉब्लम हो जाती है और यहाँ पे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाती है। और इसी को चीज़ को हम, या इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब मैं इसको एक बार अपने तरीके से एक बार और समझाती हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मान लो कोई भी एक जीन है, ठीक है ना। अब इस जीन के अंदर अगर हम लोग बात करें कि ये मल्टीपल फिनोटाइप शो कर रहा है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, मल्टीपल फिनोटाइप शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, इसके अंदर कॉज हो गया म्यूटेशन। क्लियर। अब इसके अंदर क्या कॉज हो गया, म्यूटेशन हो रहा है शुरू, ठीक है।
अब इसी म्यूटेशन की वजह से, आई रिपीट, इसी म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे एक एंजाइम नहीं बनाया। मैंने कहा था आपको एक एंजाइम कौन सा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम नहीं बना यहाँ पे, ठीक है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज यहाँ पे एंजाइम नहीं बना। और अगर ये एंजाइम नहीं बनता तो इसकी वजह से क्या होता है कि टायरोसिन एक्यूमुलेशन, ठीक है, यहाँ पे किसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, टायरोसिन का, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे एक बात ध्यान रखना, होना क्या चाहिए था कि जो आपका टायरोसिन है वो फिनाइल एलानिन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये तो बन ही नहीं रहा है, कौन सा, ये वाला एंजाइम तो बन ही नहीं रहा है। अब इस एंजाइम के ना बनने की वजह से टायरोसिन जो है ये क्या हो गया, ये एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेल्स के अंदर इकट्ठा हो गया और इसकी वजह से हेयर, स्किन के अंदर प्रॉब्लम हो गई है और मेंटली डिसेबिलिटी जो है, यानी कि मेंटली वो पर्सन जो है अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहा है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी चीज़ को हम बोल रहे हैं प्लियोट्रॉपी बोल रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात, पक्का। एक बार फिर से ध्यान से सुने, 1 मिनट के लिए ज़रा ध्यान से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जीन उसमें क्या हुआ कि ये मल्टीपल फिनोटाइप बताता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ और इसी म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे एक एंजाइम नहीं बन पाया, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं बन पाया, एंजाइम नहीं बन पाया। कौन सा एंजाइम नहीं बन पाया, फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज। कौन सा एंजाइम नहीं बना, फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम नहीं बना। और जिसकी वजह से, ये नहीं होने की वजह से टायरोसिन फिनाइल एलानिन में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसकी वजह से ये टायरोसिन इकट्ठा होता गया और हेयर एंड स्किन के अंदर पिगमेंटेशन आता गया और हेयर एंड स्किन में पिगमेंटेशन के साथ साथ वो पर्सन मेंटली रिटार्ड भी हो गया। क्लियर है ये बात। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द प्लियोट्रॉपी। तो आपको इस चीज़ को आपको शायद मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर शॉर्ट नोट ज़रूर से आते हैं और इसमें ना थोड़ा सा ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अ पर्सन जिसके अंदर एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें कि उसके हेयर एंड स्किन में पिगमेंटेशन हो रहा है, मेंटली रिटार्डेड है, तो वो उसको कौन सी डिजीज़ हो सकती है और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन का केवल एक पैटर्न नहीं होता, क्वेश्चन कैसे भी तरीके से घुमा के दिया जा सकता है। तो आप लोग इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन्स आर अल्टरनेटिव टू ईच अदर, जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फाइन, तो पहले ये मैं आपको ये लिखाया हुआ वो कर रहा हूँ कि पहले समझा दूँ। चलो पहले अपन एक बार समझाते हैं कि एग्जैक्टली मतलब क्या है, कि लिंकेज का मतलब क्या है और क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है। सी, मान लो कोई भी क्रोमोसोम है, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इसका दूसरा होमोजाइगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो जीन्स हैं ABCDEFGH, ठीक है। ठीक है, मैंने ABCDEFGHIJ, ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे जीन्स बता दिए हैं। अब मान लो ये तो हो गया कॉम्बिनेशन पेरेंट के अंदर, ठीक है, पेरेंट के अंदर है ये कॉम्बिनेशन, है ना।
अब जब भी आप लोगों को पता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कब होता है? क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है मियोसिस के अंदर, ठीक है। मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि जीन्स एक्सचेंज होते हैं, क्लियर? जीन्स क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं। ओके, अब एक बार जरा ध्यान से समझना पहले। ठीक है, और यहाँ पे जो जीन्स हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो अलग अलग क्रोमोसोम्स लिए हैं, ठीक है। पहला पेयर ये है और ये दूसरा पेयर ये है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनके अंदर अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये दोनों आपस में जीन्स का एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे? ये जीन्स का एक्सचेंज। तो जो जीन्स साथ साथ थे, अब क्रॉसिंग ओवर के बाद में वो जीन्स साथ साथ नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, हम छोटी सी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ ओके, मैं एक छोटे से एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे ए बी जीन तो वही रहे, रेस्ट ऑफ द जीन तो सारे वही रहे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ये जीन कौन सा आ गया? स्मॉल सी, स्मॉल डी, ओके। और यहाँ की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे इस तरफ ये ए सेम रहा, बी सेम रहा, सी कैपिटल आ गया, सी कैपिटल आ गया और डी कैपिटल आ गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? स्मॉल ई, ओके। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना एक बार, तुम्हें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है इन दोनों के अंदर? तुम्हें ये डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये स्मॉल है, इनके बीच में ये जो मैंने ए बी सी डी ई एफ जी लिखा हुआ है, ये सारे के सारे क्या हैं? जीन्स हैं। ऑल दोज आर जीन्स, ठीक है। अब इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के अंदर दो क्रोमोसोम्स हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं अलग अलग, उनके बीच में एक्सचेंज होता है जीन्स का। वो आपस में जीन्स को एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज करने के बाद जीन्स चेंज हो जाते हैं और इसी वजह से वेरिएशन आती है। देखो, जहाँ पे पहले कैपिटल सी और कैपिटल डी था, वहाँ पे क्या आ गया? क्या आ गया? स्मॉल सी और स्मॉल डी। और ऐसे ही जहाँ पे पहले स्मॉल सी और स्मॉल डी था, वहाँ पे क्या आ गया? कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। यानी कि जीन्स क्या हुए हैं? एक्सचेंज हुए हैं। और जीन्स के इसी एक्सचेंज होने को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्लियर हो गई ये बात? क्रॉसिंग ओवर समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अब लिंकेज इसका जस्ट अपोजिट है। मैं ये नहीं कह रही कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा और हमेशा होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि ए और बी जीन या सी और डी जीन बहुत ज़्यादा पास पास में है, तो प्रोजेनी के अंदर भी, मान लो ये प्रोजेनी है, तो जैसे यहाँ पे हुआ था ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे सी और डी अलग अलग हो गए थे, सी डी बेसिकली हट गए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि ए बी सी डी वही रहे और क्या चेंज हुआ? केवल यहाँ पे चेंज हुआ केवल ई जीन। कौन सा जीन चेंज हुआ? ई जीन चेंज हुआ। बाकी सारे के सारे कैसे हैं? सेम है, रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और इसी सेम है, एक साथ है और एक साथ ही आगे आने वाली प्रोजेनी में जाएंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपका कोई फ्रेंड, आपकी कोई दोस्त ज़रूर होगी, ठीक है। अब आप लोग ना पहली क्लास से साथ में पढ़ रहे हो, ठीक है, फर्स्ट से लेके और 12th तक आप साथ में हो।
फिर उसके बाद में कॉलेज आया, कॉलेज में भी आप लोग अलग नहीं हुए और साथ साथ आप कॉलेज में भी चले गए। तो आपके बीच में एक एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें, कितनी अच्छी दोस्ती है कि आप लोग हमेशा साथ ही चल रहे हो, है ना। तो जो लिंकेज है ना बेटा, ये वही चीज़ है कि दो जीन्स है, दो जीन्स के बीच में डिफरेंस जो है वो इतना है नहीं, इतना गैप नहीं है। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान भी ये जो दो जीन्स होते हैं ये कभी भी आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं होते, कभी भी अलग नहीं होते और प्रोजेनी के अंदर एज इट इज साथ जाते हैं। समझ में आ गई ना ये वाली बात। तो लेकिन क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है, अब मान लो जीन्स के अंदर डिफरेंस है तो वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और क्रॉसिंग ओवर के अंदर उनके अलग होने के क्या हो जाएंगे, चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात। तो क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। क्रॉसिंग ओवर तो होगा, ये प्रोसेस तो होगा, लेकिन अगर कोई जीन जो है वो बहुत टाइटली लिंक्ड है तो वो प्रोजेनी के अंदर वो दोनों जीन साथ ही जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों जीन अलग हों, और अगर ऐसा होगा तो उसकी बहुत बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। श्योर, समझ में आ गया ना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो ये बोल रहे हैं कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन आर अल्टरनेटिव टू ईच अदर, जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लिंकेज क्या होती है, टेंडेंसी होती है सर्टेन लोकाई जीन्स एलील्स की टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, यानी कि वो इनहेरिटेड साथ में जाएगी, प्रोजेनी के अंदर वो साथ जाएंगे, कभी भी अलग अलग नहीं हो रहे हैं ये। क्लियर है ये बात, ठीक है। वाइल द क्रॉसिंग ओवर इज द सेग्रीगेशन ऑफ द जीन। क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये जीन्स का सेग्रीगेशन है, यहाँ पे जीन्स सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये बात मानते हैं, ये कहते हैं कि जो नए कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स होते हैं, जो नए कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, हम लोग अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं लेकिन हम आइडेंटिकल नहीं है उनके जैसे, ठीक है। क्यों नहीं है उनके जैसे आइडेंटिकल, रीज़न बिहाइंड, उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे वेरिएशन आती है क्रॉसिंग ओवर। जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगा, मियोसिस होगा, तो क्रॉसिंग ओवर होगा ही होगा, है ना। और इसी क्रॉसिंग ओवर की जगह से क्या, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो रहा है, चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आती हैं। और लिंकेज में क्या होगा कि कुछ कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से भी तो मिलते हैं ना, हमारी आँखें, नाक, कान, ठीक है, कुछ तो मिलता ही है ना। क्यों मिलता है, क्योंकि ये टाइटली लिंक जीन है, जैसे ही हमारे पेरेंट्स में थे एज इट इज़ हम में आए हैं। क्लियर हो गई ये बात। तो ऑलवेज रिमेंबर, सो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर जीन्स आर अल्टरनेटिव टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अल्टरनेटिव हैं। क्लियर, पक्का, श्योर। आगे चले, चलिए नेक्स्ट। Okay, how does the gene I control ABO blood group in humans? Write the effect of gene has on the structure of, write the effect of gene has on the structure of red blood cells. ठीक है, तो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, एक जीन है जिसको हम आई जीन बोल रहे हैं, ठीक है। ये कंट्रोल करता है एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले कभी भी अगर ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको भी सेम ऐसी ही टेबल बनानी है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, बच्चों एक चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो यहीं पे ही एक चीज़, एक फिनोमिना और यहाँ पे आता है जिसको हम कोडोमिनेंस बोलते हैं, तो वो भी अपन यहाँ पे देखेंगे। ओके, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा होता है। तो पहली चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे बात करनी है कि मान लो किसी भी मदर का जो जीन है वो IA है, ठीक है। तो फादर का IA है, तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IA
and IA, so the blood group will be A. क्लियर है ये बात? तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो इनका मदर का ए है और इनका बी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा वो IA और IB, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो होगा वो AB। क्लियर? चलिए, ऐसे ही यहाँ पे IB, IB और जीनोटाइप क्या रहेगा इसका? IB और ब्लड ग्रुप क्या होगा? B होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे जो O है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे O की भी बात करते हैं तो अगर मैंने ये बोला कि मदर का IA है और फादर का स्मॉल I है, तो जीनोटाइप क्या हुआ? IA और स्मॉल I। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? A ही होगा। ठीक है, ऐसे ही इनका ब्लड ग्रुप B, इनका हमने माना I, तो ये क्या होगा? IB एंड I, और इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? B, और दोनों का स्मॉल I है, देन स्मॉल I और ब्लड ग्रुप क्या होगा? O। ठीक है, तो बेटा ये एक टेबल है, जरा ध्यान से इस चीज को देखना कि अगर मान लो मदर का ब्लड, मदर के पास में जो A है, इसके पास भी A है, फादर के पास भी A है। ठीक है, जीनोटाइप क्या रहा? IA, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A रहेगा। ठीक है, एक के पास A, एक के पास B, जीनोटाइप IA, IB, तो दैट में बी AB ब्लड ग्रुप। एक के पास में अगर हम लोग बात करें, अगेन दोनों के पास में BB है। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है जीनोटाइप भी क्या होंगे? IB और IB होंगे, तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? B होगा। अगर मान लो जहाँ पे हम रिसेसिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिसेसिव के बारे में, ये इसको ऐसे समझ लेना बेटा, ठीक है, अगर हम रिसेसिव की बात कर रहे हैं तो ये जो है ये कैसे हैं? डोमिनेंट है। ठीक है, और ये कैसे हैं? रिसेसिव है। ठीक है, तो अब एक तो रिसेसिव हुआ और एक कैसा हुआ? डोमिनेंट। तो जो भी डोमिनेंट होगा ना वही अपने आप को प्रोजेनी के अंदर शो करेगा। ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप होने के लिए दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? रिसेसिव। आई रिपीट, ओ होने के लिए दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? रिसेसिव, तभी प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप कैसा आएगा? आपका ओ आएगा। ठीक है, अब ये मत कहना मैडम जो भी आपने बताया है ना जूम करके चला गया, ऐसे गया ना, ऐसे मत बताना। ठीक है, चलो एक बार फिर से समझाती हूँ, सुनो ध्यान से सुनना। बात क्या है कि जो एक आई जीन है, ठीक है, ये कंट्रोल करता है हमारे ब्लड ग्रुप को। क्लियर? अब आई जीन अलग अलग ABO ब्लड ग्रुप टाइप बोलते हैं अपन। ठीक है, तो एक कहाँ से आएगा? पेरेंट से। भाई हमारे अंदर जो भी पर्टिकुलरली कैरेक्टर हैं, तो आधे कैरेक्टर कहाँ से आ रहे हैं? मदर से, और आधे कैरेक्टर कहाँ से आ रहे हैं? फादर से। तो आधा जीन कहाँ से आया? मदर से। आधा जीन कहाँ से आया? फादर से। तो एक के पास में A है, दूसरे के पास भी A है, तो नेचुरल सी बात है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A ही होगा। ऐसे ही दोनों के पास में ही B है, तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? B ही होगा। इसमें तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से एक का A और एक का B, तो ये दोनों ही अपने आप को शो करेंगे, और करेक्टर कौन सा होगा आपका? AB करेक्टर होगा। क्लियर? चलिए, लेकिन अगर मान लो एक कैसा है? रिसेसिव यानी कि O वाला, और एक कैसा है? डोमिनेंट। ठीक है, तो ऐसे केस में हमेशा डोमिनेंट वाला ही क्या करेगा? शो करेगा। ठीक है, और मदर और फादर दोनों के पास में रिसेसिव है। रिसेसिव क्या है? II, और डोमिनेंट क्या है? कैपिटल। क्लियर? तो ये स्मॉल आई कैसा है? रिसेसिव। अगर दोनों के पास में रिसेसिव हुआ तो ही क्या होगा? आई रिपीट, तो ही यहाँ पे क्या होगा? प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा? O आएगा।
क्लियर हो गई ये बात, डन। अब यहीं पे ही तभी पर्टिकुलरली जो एंटीबॉडी एंटीजन टाइप्स आप लोगों को पता ही होगा इस बारे में कि इसी वजह से ही जो आरबीसीज हैं, ठीक है, उनकी एंटीबॉडीज या एंटीजन्स जो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो आईजीन क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब यहीं पे मैं एक बात और बता रही हूँ, हम लोगों ने हमेशा एक चीज़ पढ़ी है, एक कैरेक्टर डोमिनेंट, एक कैरेक्टर रिसेसिव, क्लियर। तो जो F1 प्रोजेनी होती है उसके अंदर हमेशा कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो डोमिनेंट होगा, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये हम लोग पढ़ते आए हैं, अब तक पढ़ते आए हैं ना, ठीक है। लेकिन एक फिनोमिना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस, यानी कि मैं इसको रेड कलर से शो कर रही हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। जो ये AB ब्लड ग्रुप बन रहा है, कौन सा ब्लड ग्रुप, AB वाला ब्लड ग्रुप जो बन रहा है, इसमें A भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है एज वेल एज B भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। दोनों ही अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोजेनी के अंदर, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। क्लियर हो गई ये बात, कोडोमिनेंस समझ में आ गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको कोडोमिनेंस ही मैंने आपको समझा दिया, तो क्लियर है ना ये, ओके। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ट्रेजेडी वाला एग्जैक्टली अगर हम बात करें, बहुत ट्रेजेडी हुई थी इनके साथ में। इन्होंने इतना अच्छा काम किया था मेंडल ने, फिर भी जब तक वो जिंदा थे उनका काम दुनिया तक नहीं पहुंचा था। ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, तो इसीलिए मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे बात क्या है, जरा ध्यान से सुनना। Mendel published his work on inheritance characters in 1865, but it remained unrecognized till 1900. Give 3 reasons for the delay in accepting his work. पहली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, 3 रीजंस कौन कौन से हैं मेंडल वर्क के, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लेस पब्लिश्ड वर्क। सबसे पहली बात कि देखो आजकल का ज़माना जो है ना वो सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है। एक व्हाट्सएप करो 4 लोगों को फॉरवर्ड करो, एक व्हाट्सएप करो 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। हम भी लास्ट में बोलते हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो आपकी मर्जी कि आप करना चाहें या ना। तो अब मेंडल तो ऐसे नहीं बोल सकते थे ना कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैंने ये वर्क किया है, नहीं ना। और ये कब की बात है बच्चों, ये वाली बात है लगभग 1865 की। होता ये है कि कभी भी अगर कोई भी साइंटिस्ट कोई भी डिस्कवरी कर रहा है या उसका कोई भी वर्क है, तो एक कॉन्फ्रेंस होती है और कॉन्फ्रेंस के अंदर बता दिया जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने अपना वर्क बता दिया, पेपर पब्लिश हो गया, लेकिन वो इतना स्प्रेड नहीं हो पाया पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। तो वो इतना स्प्रेडिंग हुई नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन ही नहीं था उन जमाने में, तो इसलिए उनका वर्क इतना नहीं दिखा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, his concept was the factor genes, discrete unit which did not blend with each was not accepted, the light variation occurring continuously in nature, ठीक है। सबसे पहली बात कि इन लोगों ने इन्होंने ये बताया था कि भाई जीन होता है, जीन्स के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये बात लोगों के ना समझ नहीं आई कि एक्चुअली पता है क्या होता है कि ना हमेशा एक चीज़ होती है, जब भी कोई भी नई थ्योरी आती है तो लोग बाग उसको नहीं मानते हैं, बहुत मुश्किल से उसको मानते हैं। ऐसे ही जो मेंडल ने वर्क दिया उसको भी बहुत मुश्किल से लोगों ने माना था, उनको समझ नहीं आई थी। और बायोलॉजी वाले लोगों को मैथमेटिकल अप्रोच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे भी आई कि यहाँ पे मैथमेटिकल अप्रोच इन्होंने यूज़ करी थी मेंडल ने। तो थोड़ा सा ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स से पता नहीं क्या कर आ गए हैं, हमें नहीं समझना। तो इस तरह की चीज़ें हुई। और सबसे 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 इम्पॉर्टेंट बात जो तुम्हें इसके अंदर मेंशन करनी है, मैंने नहीं करी, आपको करनी है, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि उस टाइम पे डार्विन का एक वो आया हुआ था, इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे, डार्विन की थ्योरी आई हुई थी और उन्होंने तो पूरी दुनिया में चक्कर लगाए थे, याद है ना। तो उन्होंने ये बोला था कि फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, बहुत मार्केटिंग हुई, बहुत देखा लोगों ने, तो वो बहुत धूम मची हुई थी उसकी। तो इनकी थ्योरी लोगों को इतने अच्छे समझ में नहीं आई। तो ये 3-4 रीजंस हैं जिनकी वजह से मेंडल का वर्क जो है वो रिकग्नाइज नहीं हुआ। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कॉज डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमंस। देखो बेटा, देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बहुत सारी डिजीजेज हैं, है ना, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ पर्टिकुलरली जीन्स डिसऑर्डर्स हैं।
आप लोगों को सारे ही करके जाने हैं, सारे ही, ठीक है। लेकिन डाउन सिंड्रोम नॉर्मली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। मैं सारे मेंशंस नहीं कर सकती, लेकिन हाँ अभी मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि ध्यान रखना अपने दिमाग में कि जितनी भी डिजीजेज हैं मेंडल वाले चैप्टर के अंदर आपको पढ़ के जानी है, कौन सा सिंड्रोम किस वजह से होता है, ठीक है। ट्राइप्लॉइडी क्या होती है, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा इसको पढ़ के जाना ही है। लेकिन नॉर्मली अब तक जो हम लोगों ने देखा है कि डाउन सिंड्रोम के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक बार हम इसको एक बार देख लेते हैं। दिस इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो रहा है और एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाता है। नॉर्मली कितने होते हैं पता ही है आपको, 2 होते हैं, तो यहाँ पे एक और ऐड हो गया, तो कितने हो गए, ये 3 भाई हो गए, 3 हो गए। तो 21 क्रोमोसोम्स में ट्राइसोमी होने की वजह से ये डाउन सिंड्रोम जो प्रॉब्लम है ये होती है, ठीक है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है ये आप पक्के से पढ़ के जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि ये पूछा जाता है। और कभी भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, डाउन सिंड्रोम तो पूछा जाएगा, फेवरेट है एग्जामिनर्स का, लेकिन आप लोगों को और भी पढ़ के जाने हैं, क्लियर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। फाइन, डिफरेंस बिटवीन प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बच्चों कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। मैंने बोला एक तो प्लियोट्रॉपी मैंने अभी से थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ जो यहाँ पे आती है दैट इज कॉल्ड, अगर हम लोग बात करें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। मैंने एक आप लोगों को शब्द बताया था प्लियोट्रॉपी, मैंने ये कहा था कि एक सिंगल जीन है, केवल एक ही जीन है। मैंने क्या बोला था, एक ही जीन है और उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा थे। याद करो मैंने बोला था आप लोगों को कि टायरोसिन इकट्ठा हो रहा है, फिनाइल एलानिन नहीं बन रहा है, याद है। इसी वीडियो में स्टार्टिंग में आप देख लेना, मैंने आपको प्लियोट्रॉपी बताया था कि ये वो इफेक्ट है और इसी की वजह से जो पर्टिकुलरली जीन्स होते हैं उनको प्लियोट्रॉपिक जीन्स बोलते हैं और इसकी वजह से डिजीज कॉज हो रही है और इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोयूरिया बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल कीटोयूरिया बोलते हैं। लेकिन अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, एक बात बताना, आपने घर में देख लेना, हम सबकी स्किन टोन क्या सिमिलर है, एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है, नहीं, हम सबकी स्किन टोन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। सबका स्किन टेक्सचर, स्किन टोन थोड़ा डिफरेंट होता है और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बेटा ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो हमेशा एक चीज़ याद कर लो, दूसरी चीज़ों को दिमाग में रखो, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। जैसे मैंने तुम्हें कोडोमिनेंस बताई थी, यानी कि ए और बी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही आगे आने वाली प्रोजेनी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसी में ही प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, यहाँ डिजीज कॉज कर रहा है एक जीन है, मल्टीपल फिनोटाइप इफेक्ट, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जीन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जीन्स हैं, लेकिन इन सबका काम क्या है, इन सबका काम है हमारी स्किन के कलर को क्या करना, एक टेक्सचर देना, एक कलर देना, ठीक है। बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं अगर एक सिंगल फिनोटाइप कैरेक्टर को, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब कि एक सिंगल जीन है और वो सिंगल जीन क्या काम कर रहा है, ये एक सिंगल जीन बहुत सारे मल्टीपल को क्या कर रहे हैं, ये एक सिंगल जीन नहीं, मल्टीपल जीन्स हैं और ये मल्टीपल जीन्स जो हैं ये एक पर्टिकुलरली स्किन के टेक्सचर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्लियर, एक जीन है और बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो प्लियोट्रॉपी, ठीक है। बहुत सारे जीन्स हैं, एक कैरेक्टर, कौन सा, स्किन वाला, दिस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्स डिटर्मिनेशन नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। क्यों पूछा जाता है इसका भी आंसर सुन लेना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग हैं, अपन लोगों में क्या होता है, अपन लोगों में XX एंड XY होता है, ठीक है। मेल जो होता है वो कैसा होता है कि उसमें X और Y यानी कि हेट्रोगैमेटिक। मोस्ट ऑफ द में ऐसा ही होता है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में कि हेट्रोगैमेटिक का मतलब क्या हुआ, XY दो अलग अलग तरह के गैमीट्स बन रहे हैं, X अलग और Y अलग, X स्पर्म अलग और Y स्पर्म अलग, क्लियर। लेकिन फीमेल्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर केवल एक चीज़ होती है X और X, ठीक है। यानी कि जो एग बन रहा है वो कैसा है, X है और X है, एक ही तरह का एग बन रहा है, इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन ही नहीं है, क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोगैमेटिक। क्या बोलेंगे इसको, होमोगैमेटिक। लेकिन बर्ड्स में ऐसा नहीं होता। बर्ड्स में क्या होता है कि दे हैव ZW एंड ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। यानी कि इसके अंदर मेल जो है वो कैसा है, होमोगैमेटिक, एंड फीमेल कैसी है, हेट्रोगैमेटिक। क्लियर है ये बात। तो मेल कैसी है, मेल कैसा है, मेल जो है वो होमोगैमेटिक है एंड फीमेल कैसी है, वो हेट्रोगैमेटिक है। अगर हम इसका क्रॉस करें तो बेटा ध्यान से देखना, जैसे ये मेल है, ठीक है, क्रोमोसोम्स हैं, और ये फीमेल है। अब फीमेल के अंदर आप देखोगे यहाँ पे दो अलग अलग तरह के क्या बन रहे हैं, गैमीट्स बन रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे कैरेक्टर को डिटरमाइन कौन कर रही है, कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रही है फीमेल, ठीक है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह के दो, बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स हैं, ये हेट्रोगैमेटिक हैं, तो जो एग्स होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे। यानी कि अगर ये ZZ हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, मेल होगा, और ZW हुआ तो क्या होगा, फीमेल होगा। अपने में क्या होता है, अगर XY होता है तो क्या होता है, मेल, और अगर XX होता है तो क्या होती है, फीमेल, ठीक है। तो अपने यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल होमोगैमेटिक, इनके यहाँ पे जो फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक। ये डिफरेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो बता दोगे ना, क्या बताओगे? चलो एक बार समाप्त कर रही हूँ कि बर्ड्स के अंदर एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है। कैसी होती है, हेट्रोगैमेटिक। और मेल कैसे होते हैं, होमोगैमेटिक। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है, फीमेल्स होमोगैमेटिक और वो हेट्रोगैमेटिक। कंफ्यूज सा नहीं हो गए, होमो हेट्रो होमो हेट्रो होमो हेट्रो, है ना, कंफ्यूज हो गए ना। चलो कंफ्यूजन दूर करते हैं। एक बात, सिर्फ एक चीज याद रखना, बर्ड्स में फीमेल कैसी, हेट्रोगैमेटिक, मतलब यहाँ पे गैमेट Z और W अलग अलग टाइप के, क्लियर। तो मेल कैसे, सिमिलर टाइप के। अब बात क्लियर हो गई। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन ही है। Write the genotype of the parent of child suffer from the thalassemia, state the cause of this disease, ठीक है। समझना, थैलेसीमिया में अगर मान लो, बताइए क्या होता है कि अगर मदर में भी पर्टिकुलरली देखो, अगर दोनों के दोनों ही कैरियर हैं, ठीक है, जिसमें से दोनों के दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। और ये डिजीज़ कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लोबिन नहीं बन पाता है, ठीक है। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में दो चेन्स होती हैं, एक होता है हीम और दूसरी होती है ग्लोबिन। तो यहाँ पे ग्लोबिन चेन नहीं बन पाती है, और ये एक सिंगल पेयर ऑफ एलील जो है THB, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, मदर और फादर दोनों के पास में ये दोनों के दोनों कैरियर्स हैं, ठीक है, दोनों ही कैरियर हैं, इनको डिजीज़ नहीं है, इनको कैरियर है ये, ठीक है। तो इनकी प्रोजेनी में ये वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है या नहीं, बन सकता है ना ये वाला कॉम्बिनेशन। तो अब ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ये बन सकता है, ये वाला कॉम्बिनेशन, और इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से थैलेसीमिया डिजीज़ होती है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो थैलेसीमिया के अंदर ग्लोबिन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे ब्लड जो है वो प्रॉपरली नहीं बन रहा, मतलब ग्लोबिन नहीं बन रहा, हीमोग्लोबिन नहीं है, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है ऑक्सीजन एंड CO2 का आगे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, एंड दिस डिजीज नोन एज अ थैलेसीमिया डिजीज, ठीक है।
चलिए, होपफुली आप लोगों को ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। ओके, कभी भी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना ताकि हमें पता चल सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये दोबारा कभी नहीं आएगा और तुम सब कर सकते हो और बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो और बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ, मैंने यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। पेडिग्री एनालिसिस एग्ज़ाम्स के अंदर आता है, तो अगर आप लोगों को कहीं भी पेडिग्री एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आपको लगता है कि मुझे समझाना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मैं गरिमा नरूला एक बार फिर से आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपके एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।